कभी ऐसा स्ट्रगल लगा हो कि यहाँ से कैसे बाहर निकले? कभी ऐसा लाइफ में हुआ है? अरे बहुत काफ़ी हुआ है गीतेंद्र। एक फेज़ था जब मैं इंग्लैंड में था, सारे एग्ज़ाम्स प्लैब 1 प्लैब 2 पास हो चुके थे। मुझे याद है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और सारे हॉस्पिटल्स को एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फ्री में काम करना होता है, वॉलंटरी टाइप का। 6 महीने के लिए मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था और नाइट शिफ्ट में आप कभी हार्ट फेलियर, कभी अक्यूट एमआई, कभी हर तरह की, कभी स्टैबिंग्स, इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो और आपको उसके बदले में कुछ फीस या कोई भी इनकम नहीं मिल रही, फ्री में काम कर रहे हो आप। कि आप तो बहुत सारी बीमारी ट्रीट कर रहे हैं, फिर सडनली न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, व्हाई दिस? लॉन्ग टर्म में आपको अपना वजन कम करना है, दैट इज अ प्राइमरी थिंग। और वजन कम प्राइमरीली कैलोरिक फिट डेफिसिट से ही होता है। और मेरे प्रोग्राम पे आई नॉर्मली एम फॉर ½ किलोग्राम पर वीक। कीटो डाइट जो है वो कितना काम करता है, किन लोगों को लेना चाहिए और कितना असरकारक है? I don't see that much benefit of keto diet because keto diet is primarily a high fat diet और घी में, बटर में ये सब चीज़ें बहुत कम है मगर कैलोरी बहुत ज़्यादा है। लॉन्गर टर्म में अगर आपका एम ये है कि मैं अपने न्यूट्रिशन को मैक्सिमाइज करूं, कैलोरीज को मिनिमाइज करूं, हाई फैट डाइट का इतना मुझे फ़ायदा नहीं दिखता। कीटो पे वेट लूज करते हैं तो ज़्यादातर जो शुरुआत में वेट लूज होता है दैट इज़ मोस्टली वाटर वेट, कि उनको लगता है कि ये तो बहुत रैपिड वेट लॉस हो रहा है बट एक्चुअली वो थोड़ा इल्यूजन है। उस वो लोग कार्ब खाने से डर जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं जैसे वो थोड़ा कार्ब खा रहे हैं उनका चार गुना वजन बढ़ गया, क्योंकि एक पार्ट तो कैलोरी थी, 4 से 6 पार्ट तो वाटर था। एवरी 2 आवर एक स्मॉल मील लेना, मल्टीपल मील्स को लेना बजाय 3 मेजर मील की तुलना में, तो वो उसको कितना सपोर्ट करते हैं आप? वो तो एक फैट टाइप का था 20-25 साल पहले। बॉडी बिल्डर्स के लिए वो ज़्यादा यूजफुल है। सोने से 3-4 घंटे पहले अगर हम खाना बंद कर दें तो उसके बहुत और भी फायदे होते हैं, नींद भी अच्छी आती है। एक पेशेंट को कितना कैलोरी डेफिसिट पर डे में रखना चाहिए जिससे कि उसको, जो आप बोल रहे हैं कि ½ किलो, ½ kg इन अ वीक वेट कम हो सके? कि अगर आप 3,500 कैलोरीज पर वीक का डेफिसिट रखोगे, यू विल लूज अबाउट ½ किलोग्राम और 1 पाउंड ऑफ वेट पर वीक। मेडिकल फील्ड में आने के बाद यदि मैं पूछूं, आज के डेट में पूछूं कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर, कितना, मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, बाकी सब उसमें कितना सेटिस्फाइड पाते हो? हमारी इनकम एज डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेट्स। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने अपना करियर समर्पित किया है लाइफस्टाइल बीमारियों को रिवर्स करने के मिशन पर। डॉक्टर एस रावत भारतीय मूल के इंग्लैंड से प्रशिक्षित एमडी डॉक्टर और अब कनाडा में फैमिली फिजिशियन, जिन्होंने हार्वर्ड से न्यूट्रिशन पढ़ा और फिर अपना प्लेटफॉर्म healthgroupcoaching.com लॉन्च किया। उनका दृष्टिकोण है कि लोग फैटी लीवर, प्री डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक रोगों से छुटकारा पाएं, पेट की चर्बी कम करें, मांसपेशियों का वजन बढ़ाएं और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करें। तो कमांडोज, आज हमारे बीच में जो है एक मेरे बैचमेट जो कनाडा के अंदर बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर सपन हो मेरे भी हम लोगों के बीच में है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि मेडिकल फील्ड में जाने के बाद क्या हमें एडवांटेज मिलता है, क्या मोटिवेट हमें करता है। तो सपन की कहानी जो है वो 96 से शुरू होती है, जहां पर वो मेरे बैचमेट थे। वहां हम लोगों ने साथ में एमबीबीएस किया जीएमसी भोपाल में। उसके बाद चूंकि क्या होता है ना कि आदमी की जहां तक रेंज होती है आदमी वहां तक पहुंचता है। अब सपन ने पूरी दुनिया देखी हुई थी, तो वो वास्तव में उन्होंने जो है वो यूके में भी काम किया हुआ है, उन्होंने यूएस एंड कनाडा। तो बेसिकली सपन से हम जानना चाहेंगे कि अब्रॉड में डॉक्टर्स की लाइफ कैसी है, किस तरह का पर्सपेक्टिव उनके दिमाग में था इसको लेके, और क्या फील्ड जो है वो उनको कितना, अब तक का सफर उनका कैसा रहा। तो वेलकम टू आवर शो सपन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स गीतेंद्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कि आप अपने शब्दों में थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ पर हैं, किस सिटी से बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं इस समय। हाँ तो गीतेंद्र, मैं अभी टोरंटो में हूँ कनाडा में। यहाँ पे मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं और इससे पहले मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर ज्योति, अब तो हम दोनों ही, हम सभी बैचमेट्स हैं। हम पहले इंग्लैंड में थे, वहाँ पे 15 साल के लिए थे। वहाँ पे हमने अपना एमडी भी किया फैमिली मेडिसिन में। और इट जस्ट सो हैपन क्योंकि मेरे डैड फॉरेन सर्विस में थे उस टाइम, उनकी पोस्टिंग इंग्लैंड में थी, तो मैं एमबीबीएस करके वहीं पहुंच गया। एक्चुअली
इंटर्नशिप के दौरान मैंने पीजी का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें मेरा ऐसे कुछ रैंक आया था 150 के आसपास। तो उसमें रेडियोथेरेपी टाइप चीज़ें मिल रही थी, तो मैं सोचा कि या तो मैं गैप ईयर लूँ और इंडिया में एमडी करूँ, या तो पेरेंट्स अभी इंग्लैंड में हैं तो वहीं पे जाके करूँ। तो वी डिसाइडेड इट वाज अ इजियर ऑप्शन, क्योंकि पेरेंट्स वहीं पे थे। तो फिर इंग्लैंड गए, फिर वहाँ पे किया बाकी। तो ये बताओ मुझे पहले तो कि मतलब मैं थोड़ा सा कुछ थोड़ा लाइटर नोट पे भी कुछ बातें आपसे करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना भी चाहते हैं कि मैं मतलब एमबीबीएस के दौरान जो है, जो आप जब अपने बैचमेट से मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें ज्यादा अनुभव है इस बात का, तुमने मैरिज किया हुआ है ज्योति से, वो भी मेरी बैचमेट है। तो वो मतलब कैसा कंपेनियनशिप रहता है इतने साल के बाद? तुम क्या क्या कहोगे इस बारे में? कैसा रहा सफर मतलब? हमारा तो बोलना भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सच्ची बहुत ही अच्छा रहा है, टचवुड। मतलब डॉक्टर्स तो अक्सर डॉक्टर के साथ ही करते हैं। आई नो आपके केस में आपकी वाइफ तो कुछ ज़्यादा एडवांस्ड है हमसे, हम लोगों से भी। आई नो। मगर जनरली स्पीकिंग एक अच्छी तालमेल बैठे रहती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। पढ़ने में कितनी हेल्प मिली आपको, मतलब एमबीबीएस के दौरान, पीजी के दौरान, बाद में? हर हर तरह से, हर तरह से। और मैं तो कहूँगा कि ज्योति मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रही है हमेशा, हर हर चीज़ में। और बहुत कुछ जो मैंने अचीव किया, हमने मिलके अचीव किया है, तो वो तो शायद मैं नहीं करता अगर ज्योति नहीं होती। तो इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर यू। अच्छा ये बताओ सपन की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब देखो, आप चूंकि एक अच्छे बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आपके पापा जो है वो फॉरेन सर्विसेज में थे। मैं इतना जानना चाहूंगा कि क्या आपने आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल फेस किया है कभी? आपने यहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं यार अब नहीं आगे कर पाएंगे कुछ, या कुछ थोड़ा डिप्रेसिव मोड में गए हो कभी? कभी ऐसा स्ट्रगल लगा हो कि यहाँ से कैसे बाहर निकले? कभी ऐसा लाइफ में हुआ है? अरे बहुत काफ़ी हुआ है गीतेंद्र, खासकर जब हम अब्रॉड जाते हैं तो इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। एक फेज था जब मैं इंग्लैंड में था, सारे एग्जाम्स प्लैब वन प्लैब टू पास हो चुके थे, रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना था, जॉब ढूंढना था। मुझे याद है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और सारे हॉस्पिटल्स को एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको फ्री में काम करना होता है, वॉलंटरी टाइप का। दे कॉल इट ऑनररी जॉब्स आपको करने होते हैं, तो आप हर जगह अप्लाई करते हो। मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में किया था ऑनररी जॉब। तो मुझे याद है 6 महीने के लिए मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था। और नाइट शिफ्ट्स में आप कभी हार्ट फेलियर, कभी अक्यूट एमआई, कभी हर तरह की, कभी स्टैबिंग्स, इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। और आपको उसके बदले में कुछ फीस या कोई कोई भी इनकम नहीं मिल रही, फ्री में काम कर रहे हो आप। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए नाइट शिफ्ट्स किए हैं इमरजेंसी रूम्स में, सिर्फ फ्री में, इंग्लैंड में। ताकि थोड़ा एक सीवी पे एक्सपीरियंस आ जाए, और फिर आप जब रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करो तो वो कहें कि चलो आपके पास लोकल एक्सपीरियंस भी है। तो नहीं, स्ट्रगल तो रहा है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि फॉरेन में यहाँ से एमबीबीएस करो, फॉरेन का एग्जाम निकालो, वहां जाके सेट हो जाओ, लाइफ एकदम सेट है, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। तो आप क्या क्या बोलोगे इस बारे में? आपका क्या टेक है, क्योंकि आपने वो सब फेज गुजारे हुए हैं और ऑलरेडी आप काम करते हो। आप क्या बताना चाहोगे लोगों को? मैं ये ज़रूर कहूँगा, और ये थोड़ा मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसी स्पेशलिटीज़ होती हैं जो रिलेटिवली इजी होती हैं टू गेट इनटू, और ऐसी भी स्पेशलिटीज़ होती हैं जो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होती हैं। ये पर्सपेक्टिव भी होना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं और ज्योति इंग्लैंड गए थे, तो ज्योति ने डीआरसीओजी डीएफएफपी भी किया, मतलब गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स भी किया, और मैंने एमआरसीपी 1 भी किया, विच इज़ इंटरनल मेडिसिन। तो हम दोनों के पास इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन, या गायनेकोलॉजी एंड फैमिली मेडिसिन, दोनों का ऑप्शन था, पर वी बोथ चोज फैमिली मेडिसिन। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि अब्रॉड, चाहे वो आप यूएस देखो, कनाडा देखो, या आप इंग्लैंड में देखो, सर्टेन स्पेशलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी लेस कॉम्पिटिटिव एंड ईजियर टू गेट इनटू। सो फैमिली मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, साइकाइट्री, एंडोक्रिनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ये जो कम्युनिटी बेस्ड स्पेशलिटीज होती हैं, जिनमें हम जनरली, हमारा काम क्लाइंट से सिर्फ बात करना होता है फॉर द मोस्ट पार्ट, हम ज़्यादा कुछ प्रोसीजर्स वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहे होते, वो स्पेशलिटीज़ रिलेटिवली ईजियर होती हैं टू गेट इनटू। और इसका कारण ये भी है कि उनकी इनकम थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अदर स्पेशलिटीज़। अगर आप सर्जन बनना चाहते हो, या आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या आपको कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी करनी है, तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपका कंपटीशन लोकल ग्रेजुएट्स के साथ होगा, एंड स्पेसेस बहुत कम होती है उन चीज़ों के लिए। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, पीडियाट्रिक्स, साइकाइट्री,
जनरल फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन भी बोल सकते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी, जो कम्युनिटी बेस्ड स्पेशलिटीज़ हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, दे हैव अ बेटर चांस देन सेइंग हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरी एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। या इवन हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, दे ऑल्सो वांट टू बी डॉक्टर्स नाउ, और वो चाहते हैं कि हम उनको इंकरेज करें कि फैमिली मेडिसिन करके हमारी क्लिनिक को ही टेक ओवर कर लें। बट इट इज, ये कनाडा यूएस में एक यू कैन से थोड़ी प्रॉब्लम है। यू कैन गेट इनटू मेडिकल स्कूल फ्रॉम ग्रेड 12। आपको 4 साल के लिए अंडरग्रेड करना होता है, जैसे कि बीएससी होता है वो करना होता है, उसके बाद आप अप्लाई करते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे यूएस बेस्ड या कनाडा बेस्ड कॉलीग्स होते हैं, मतलब ट्रेनिंग खत्म करते करते मिड 30s लेट 30s तक पहुंच जाती है उनकी उम्र। तो हम सोच रहे हैं उनको इंग्लैंड भेजना वापस, जहाँ पे हमने किया था, हम सोच रहे हैं वहीं पे वापस भेज दें उनको, इंग्लैंड या आयरलैंड भेज दें एमबीबीएस करने के लिए। बट वो जब वापस आएंगे दे विल ऑल्सो बी इंटरनेशनल ग्रेजुएट, जैसे हम थे व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी। तो उनको भी हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप 12वीं के बाद सीधे जाते हो और वहाँ से वापस आते हो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, तो ट्राई टू गो फॉर ईजियर फील्ड्स, फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, एंडोक्रिनोलॉजी, पीडियाट्रिक साइकाइट्री, इमरजेंसी, ताकि वो इतना इतना ज़्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर ना हो। अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट बनना है या आपको ब्रेन सर्जन बनना है या कार्डियक सर्जन बनना है, उससे बेहतर है आप यहीं पे अंडरग्रेड करो 4 साल, यहीं पे एमकैट अपेयर करके यहीं पे आप रेजिडेंसी करो, क्योंकि लोकल एज ए लोकल ग्रेजुएट यू विल हैव बेटर चांसेस इन दोज वेरी हाइपर कॉम्पिटिटिव फील्ड्स। क्योंकि आप लोगों से इंस्पायर होकर मैंने भी फिर जब जब मेरे पास भी पीजी का ऑप्शन आया तो मैंने भी सीएमसी बेल्लोर से मास्टर्स ऑफ मेडिसिन चुना, जो फैमिली मेडिसिन में था। क्योंकि मुझे समझ में आया कि फैमिली मेडिसिन का स्पेक्ट्रम बड़ा है। एक्चुअली क्या होता है, जनरल फिजिशियन और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट में डिफरेंस आम आदमी कर नहीं पाता है। पर ये बात बहुत अच्छी है वेस्टर्न कंट्रीज की कि वहाँ पे फैमिली मेडिसिन को स्पेशलिटी के रूप में उन्होंने स्टेब्लिश किया हुआ है अच्छे से। तो दूसरा मैं ये बोलूंगा, आप पूछूंगा आपसे कि अब तक का जो सफर रहा पूरा, जब आपने, क्योंकि अपने पास ऑप्शन, हम सबके पास ऑप्शन थे 10th के बाद में, बायो ले, मैथ्स ले, कुछ भी ले हम। तो मेडिकल फील्ड में आने के बाद यदि मैं पूछूं, आज के डेट में पूछूं कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर, कितना, मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली, बाकी सब उसमें कितना सेटिस्फाइड पाते हो? नहीं, हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, और आप देख रहे हो कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि घर में एक अच्छा माहौल है, लोग एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, इसलिए जाके वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। अदरवाइज मेरा जुगा भाई, मेरा ट्विन ब्रदर जो है वो न्यूयॉर्क में है, एंड ही इज़ मोर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड सीनियर मैनेजमेंट, ही इज़ ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और ज्योति के जो सिबलिंग्स हैं वो भी यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, वो भी आईटी में, कोई ज़्यादातर आईटी में ही हैं। तो वैसे तो सारी फील्ड्स अच्छी होती हैं, मगर मेडिसिन इज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग। और इनफैक्ट गितेंद्र, जैसे आप भी काफ़ी बिजनेस मेंटालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी रखते हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं मेडिसिन में। तो मैं तो ये बोलूँगा ये कि क्वेश्चन बहुत हाँ, रिलेवेंट इसलिए था क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट के बैकग्राउंड से हैं। आपके आपके फादर के पास जब आप साथ जाते होगे तो यू नॉट नीड टू बी एनी क्यू, कोई क्यू नहीं। क्योंकि जब मैं अपनी वाइफ के साथ कभी ट्रेवल करता हूँ, व्हाइट पासपोर्ट पे वो होती है तो कोई लाइन नहीं होती, कोई क्यू नहीं होता है, प्रायोरिटी हर जगह मिलती है ना। और जब मैं कभी अकेला मूव करता हूँ, चाहे यूएस जाऊँ, कहीं भी जाऊँ मैं, तो मेरे को नॉर्मल सारी क्यू से गुजरना होता है। जब मेरी वाइफ साथ में होती है तो गेट नंबर 1 से बॉम्बे में एंट्री होती है, अलग से एक कॉरिडोर बना हुआ, वहां से एंट्री होती है। इवन यूएस में ये होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने पे ये फायदा होता है व्हाइट पासपोर्ट का। तो आप लोग जब ट्रेवल तब करते हो फादर के साथ में, तो उस चीज का तो एडवांटेज मिलता होगा। लेकिन अब आप भले ही डॉक्टर हो, लेकिन आपको वो क्यूज को तो सामना करना पड़ता है उसका। तो मैं, चूंकि क्या होता है कि ये कंपैरिजन केवल वही जान सकता है जो दोनों प्रोसेस से गुजरा हो, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि कभी मिस नहीं करते कि मैं काश ब्यूरोक्रेट होता है या मैंने आईएएस का एग्जाम दिया होता है तो ज्यादा बेहतर होता है? यार गीतेंद्र, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जब जैसे हम इंग्लैंड में थे तो मेरे फादर कौंसल जनरल थे, मतलब हेड ऑफ मिशन थे वहाँ पे बर्मिंघम में। तो बहुत बड़े आदमी थे यार। हाँ, तो मतलब वो 15 अगस्त में प्रेसिडेंट की स्पीच डिलीवर करना सब लोगों को, दैट वाज द यूजुअल थिंग। और इवन स्कूल में मुझे याद है
वी यूज्ड टू गो इन ऑफिशियल कार समटाइम्स, वो भारतीय झंडे वाली गाड़ी में हम स्कूल पे जाते थे, तो दैट वाज अ क्वाइट अ लग्जरियस लाइफ। हमेशा प्लेन पे आपको फॉरेन सर्विस में आपको हर साल इंडिया वापस आने का गवर्नमेंट बजट पे मिलता है, और वो भी आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हो, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हो। अब जब से हम डॉक्टर बने तब से तो हम इकोनॉमिक में ही ट्रैवल करते हैं। मेरी वाइफ करती है, डॉक्टर ज्योति छोरी खर्चीली है, तो वो करती है फर्स्ट क्लास ट्रैवल, बट मैं जब मैं बुक करता हूँ तो मैं तो इकोनॉमी ही बुक करता हूँ। मेरे साथ भी यही है। हाँ हाँ। बट गीतेंद्र, एक बात बताऊं, हमारी इनकम एज डॉक्टर्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेट्स। दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और खासकर अगर थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपके हो तो योर इनकम कैन बी क्वाइट अ लॉट मोर देन सरकारी जॉब। तो जो भी लग्जरीज थी ना फादर के पोस्ट की वजह से, दे नेवर रियली फेल्ट कि हमारी खुद की है। दे वर ऑलवेज गवर्नमेंट फंडेड लग्जरीज, यू नो। यस यस, बट ये बहुत हाँ पते की बात बोली है आपने। हाँ, मगर उससे आपको 50% कम भी अगर खुद के दम से मिलता है ना, वो आप थोड़ा ज्यादा एंजॉय करते हो, आई फील। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि अभी हाल ही में मैं आपसे कनेक्ट भी इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपना फील्ड थोड़ा स्विच किया है, फैमिली मेडिसिन से आप न्यूट्रिशन में और हेल्थ के से जुड़े हुए टॉपिक्स पे आपने उठाया है, और आपने लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, ओबेसिटी के लिए। इवन कई बार हम लोगों के बीच ग्रुप में डिस्कशन हुआ GLP-1 को लेकर, तमाम नई मेडिसिन जो ओबेसिटी कह रहे हैं उसको लेकर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचानक से आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरा इधर से इस तरफ क्यों आया न्यूट्रिशन में, क्योंकि आप तो बहुत सारी बीमारी ट्रीट कर रहे हैं, फिर सडनली न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, व्हाई व्हाई दिस? हाँ, क्योंकि कितने आप तो जानते हो फैमिली मेडिसिन में जब हम काम करते हैं तो हमारा एक्चुअली 80 to 90% वर्क इंटरनल मेडिसिन एंडोक्रिनोलॉजी का ही वर्क रहता है। हम 90% ऑफ टाइम हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों को ही मैनेज कर रहे होते हैं। और पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ कोविड के टाइम पे, क्योंकि हम सब लोग घर पे बैठे हुए थे, हम सबका थोड़ा वजन वगैरह बढ़ गया। मेरा भी वजन काफ़ी बढ़ गया था, ऑलमोस्ट जितना मेरा अभी है उससे 8-9 किलो ज़्यादा ही था। और मेरा शुगर एवरेज जो है A1C भी थोड़ा बढ़ने लगा, ज़्यादा नहीं, 5.7 5.8 के आसपास आ गया था। और मेरे फादर जो हैं, जबकि ही इज़ अ मैराथन रनर, वो मैराथन भागते हैं, अभी भी बहुत एक्टिव हैं। ही बिकेम डायबिटिक एट 45, जो मतलब क्वाइट अर्ली एज। और हमारे फैमिली में काफ़ी खराब फैमिली हिस्ट्री है फादर के साइड में, इन द सेंस कि मेरी ग्रैंड मदर शी हैड अ स्ट्रोक एट 55, माय ग्रैंडफादर ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट 55। मेरे जो ताऊजी हैं ही ऑल्सो डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट 55। टचवुड मेरे फादर इज इन वेरी गुड हेल्थ, बट ही इज़ वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। इनफैक्ट मेरे पापा का नेक्स्ट बहुत ही बड़ा प्रमोशन होने वाला था, इवन फ्रॉम कॉन्सल जनरल, बट ही टुक अर्ली रिटायरमेंट जस्ट टू फोकस ऑन हिज हेल्थ, ताकि वो अपने हेल्थ पे फोकस कर सके। तो टचवुड ही इज़ इन गुड हेल्थ। उनका वेट भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है, उनकी कमर ऐसे 24 इंच की कमर होगी, तो ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ। बट द पॉइंट बीइंग, जो नेचुरल टेंडेंसी है हमारे फैमिली में वो ये थी कि 45 तक आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब हो जाता है, और 55 तक राम नाम सत्य भी हो जाता है टाइप्स। दैट इज़ द काइंड ऑफ टेंडेंसी, जेनेटिक टेंडेंसी। तो जब मेरा खुद का वजन बढ़ने लगा और मेरा खुद का थोड़ा शुगर एवरेज वगैरह बढ़ने लगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, तो मुझे थोड़ा लगा कि इतने सालों से मैं तो दवाइयाँ दे रहा हूँ सबको, पर मुझे खुद दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे खुद नेचुरली कुछ करना है, ताकि एंड कहते हैं ना, जब डॉक्टर खुद पेशेंट बन जाता है तो एक उसका नज़रिया थोड़ा बदल जाता है। तो मेरा भी नज़रिया बदल गया। और कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे काफ़ी टाइम भी हमारे पास ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा आउटिंग्स वगैरह नहीं हो रही थी। तो फिर मैं एक सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन में किया हार्वर्ड से, और काफ़ी कुछ सेल्फ स्टडी भी बहुत कुछ किया। अभी भी मैं एक पर्सनल ट्रेनर का सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ। तो आई जस्ट टॉट माई सेल्फ अ लॉट, इट टुक सेवरल ईयर्स। एंड फिर कुछ साल पहले मैंने अपनी कोचिंग वेबसाइट शुरू करी, healthgroupcoaching.com, जिस पे मैं अब ग्रुप सेटिंग में जूम पे कोच करता हूँ लोगों को ऑन हाउ टू लूज वेट, हाउ टू गेन मसल, हाउ टू रिवर्स मेटाबॉलिक डिजीज। दूसरा, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आप इस न्यूट्रिशन के फील्ड को और फैमिली मेडिसिन को कैसे बैलेंस कर पाते हैं अभी? तो मेरा एक्चुअली क्या है गीतेंद्र की, 9 से 5 तो मैं फैमिली मेडिसिन ही करता हूँ। मेरी जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो 2 टाइम पे होती हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे 9 AM, जो इंडिया के हिसाब से दैट विल बी 6:30 PM, और वेंसडे एंड फ्राइडे 9 AM
sorry, 9 a.m. and 9 p.m. Those are the two times. इंडिया के हिसाब से that would be 6 a.m. and 6 p.m. 6:30 a.m. 6:30 p.m. तो मेरा जो कोचिंग का है दैट इज लाइक आउट ऑफ आवर्स. मेरे आउट ऑफ आवर्स मेरी क्लिनिक शुरू होती है 10 o'clock. तो मैं 9 बजे से 10 कोचिंग करता हूँ, फिर 10 बजे काम शुरू करता हूँ, और काम के बाद मैं रात को 9 बजे से 10 1 घंटे की और सेशन भी करता हूँ. मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट है, कई मेरे सेलिब्रिटी पेशेंट भी मैं देखता हूँ, कई सारे पेशेंट मैंने देखे अभी हाल ही में. तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि यदि मैं आपसे पूछूं बहुत समरी में कि 5 ऐसे कोई टिप्स आप बताएंगे जो एक डायबिटिक जो डायग्नोस नया नया हुआ है या ऑलरेडी डायबिटिक है, उसे 5 ऐसी क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसका शुगर कंट्रोल होने में हेल्प मिले. वो डॉक्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, हम लोग दवा देते हैं लेकिन उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, डाइटिशियन को डाइवर्ट कर देते हैं, फिर जो है फिजिकल ट्रेनर को. पर आप चूंकि डॉक्टर सब सब चीजों को आप हैंडल कर रहे हैं, तो आप क्या 5 एडवाइस देना चाहेंगे उनको? मैं तो ये बोलूँगा जितेंद्र, 5 नहीं, मगर मैं ये बोलूँगा कि डायबिटीज़ में एक शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है और एक लॉन्ग टर्म आउटलुक. शॉर्ट टर्म आउटलुक लोग ज़्यादा, खासकर डाइटिशियंस, ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो आपको शुगर बढ़ जाएगा. वो शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदेमंद है और वो तो हम दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इसका इतना फायदा नहीं है. लॉन्ग टर्म में आपको अपना वजन कम करना है, दैट इज अ प्राइमरी थिंग. और वजन कम प्राइमरीली कैलोरीफिक डेफिसिट से ही होता है. आप चाहे कैलोरीफिक डेफिसिट कैसे भी करो, चाहे आप उसको कैलोरी काउंटिंग करके करो या एक्सरसाइज बढ़ा के करो या इंटरमीडिएट फास्टिंग करके करो या अपनी फूड को होल फूड ज़्यादा खा के और रिफाइंड अल्ट्रा प्रोसेस हाई कैलोरी डेंसिटी फूड्स को कम करके, जैसे भी ये कैलोरी डेफिसिट में आप पहुँचो, आपको ओवर टाइम. और मेरे प्रोग्राम पे आई नॉर्मली एम फॉर ½ किलोग्राम पर वीक. ½ किलो पर वीक आपको वेट लूज करना है. और वेट लूज जब हम बोलते हैं वो एक्चुअली टर्मिनोलॉजी इतनी सही नहीं है. वेट लूज नहीं करना है हमको, बेली फैट कम करना है प्राइमरीली, क्योंकि वो विसरल फैट ही है जो डायबिटीज कॉज करता है. अगर हम अपनी कमर को श्रिंक करेंगे और मसल्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सिंक ऑफ शुगर जो है हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हमारे मसल्स ही हैं, और सबसे बड़ा यूटिलाइजर ऑफ शुगर भी हमारे मसल्स ही हैं. अगर हमारे कंधे चौड़े होते हैं और अगर हमारे कमर नैरो होती है, ओवर लॉन्ग टर्म हमारा शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा. तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हमको डाइट में ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक लोड, ये सब चीज़ें सोचती हैं, पर लॉन्गर टर्म में इट इज़ मोर अबाउट कैलोरी डेफिसिट एंड लूजिंग विसरल फैट, गेनिंग मसल मास. तो ये बताइए मुझे कि मान लो एक पेशेंट को कितना कैलोरी डेफिसिट पर डे में रखना चाहिए जिससे कि उसको जो आप बोल रहे हैं कि ½ किलो ½ kg इन ए वीक वेट कम हो सके, तो कितना टारगेट करना चाहिए? हाँ, तो देखो अनेक लोगों के अनेक प्रकार के फॉर्मूले होते हैं. मेरा खुद का एक अलग फॉर्मूला है. मैं कैलोरी साइकिलिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो उसमें क्योंकि दिस इज़ अ बॉडी रिकम्पोजिशन स्ट्रैटेजी जिसमें आप मसल गेन और फैट लॉस दोनों साथ में कर सकते हो. अगर आप बॉडी बिल्डर्स को देखोगे, वो जनरली क्या करते हैं, बल्किंग फेस करते हैं जिसमें वो कैलोरी ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा करते हैं और मसल गेन करते हैं, फिर भी कटिंग फेस करते हैं जिसमें वो पूरा कैलोरी डेफिसिट करते हैं. बट नॉर्मल जनता के लिए वो बहुत मुश्किल है, और मैं खुद तो डरता हूँ इस करने से कि मुझे पता है मैंने बल्किंग फेस किया, उसके बाद तो कटिंग फेस मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मैं उसके बजाय कैलोरी साइकिलिंग या बॉडी रिकम्पोजिशन स्ट्रैटेजी ज़्यादा अपनाता हूँ. उसमें क्या है कि अगर आप 3,500 कैलोरीज पर वीक का डेफिसिट रखोगे, यू विल लूज अबाउट ½ किलोग्राम और 1 पाउंड ऑफ वेट पर वीक. बट मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 या 4 एक्सरसाइज के दिन चुनो और 3 या 4 फैट लॉस के दिन चुनो. इन दिनों आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, उन दिनों आपको प्रायोरिटी रखनी है अपने प्रोटीन इंटेक. अब वो हमारे इंडियन डाइट में तो प्रोटीन इंटेक का बड़ी प्रॉब्लम होती है. बट हाँ, यू वांट टू गो फॉर 1.6 to 2.2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, और वो आपकी प्रायोरिटी है ऑन योर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डेज. चाहे आपकी कैलोरीज डेफिसिट में हो ही ना, चाहे आप बिल्कुल मेंटेनेंस पे भी कैलोरी इंटेक ले रहे हो, और जो आपके फैट बर्निंग डेज हैं, बाकी उसके ऑल्टरनेटिंग डेज या जो दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उन दिनों आप कार्डियो करोगे, फास्टेड कार्डियो करोगे, उन दिनों आप ज़्यादा वॉकिंग करोगे, और उन्हीं दिनों आपको अपने कैलोरी डेफिसिट शार्प रखना है. तो अगर आपने मान लीजिए आपका BMR है 2000 कैलोरीज, आपके मेंटेनेंस कैलोरीज है, और आपको ½ किलो लूज करने के लिए हर दिन 500 कैलोरीज कम रखने हैं, 1500 रखने हैं कैलोरीज, इंस्टेड कि आप हर एक दिन 1500 रखो. सी द प्रॉब्लम विद दैट,
मसल बिल्ड करने के लिए आपकी बॉडी को तीन चीजें चाहिए. योर बॉडी वांट्स स्टिमुलस विच मीन्स एक्सरसाइज, योर बॉडी वांट्स प्रोटीन, एंड योर बॉडी वांट्स कैलोरीज. कैलोरीज ऑल्सो स्टिमुलस फॉर बॉडी मसल की बिल्डिंग. क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी परसीव करती है कि आप स्टारवेशन मोड में हो, स्टारवेशन मोड में आपकी बॉडी के लिए मसल बिल्ड करना प्रायोरिटी नहीं है. बिल्डिंग मसल इज अ एनर्जी इंटेंसिव मोडालिटी. तो क्या करना होता है, मान लीजिए आपने चूज किया कि मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन जिम जाऊंगा. मान लीजिए आप फुल बॉडी स्प्लिट कर रहे हो, तो यू कैन गो मंडे वेंसडे फ्राइडे. तो आप उन दिनों 1500 के बजाय 2000 कैलोरीज रखोगे, या 2000 नहीं तो 1800 रखोगे. मान लीजिए 1800 रखते हो, और फिर जो बाकी 4 दिन हैं उन दिनों आप 1500 के बजाय 1200 या 1000 कैलोरीज रखोगे. सो यू विल बी स्विंगिंग योर कैलोरीज अराउंड लाइक दैट. उसका एक और फायदा भी है. देर इज समथिंग विच इज वेरी वेल नोन कॉल मेटाबॉलिक एडेप्टेशन या मेटाबॉलिक स्लो डाउन. मान लीजिए आपके घर में पैसे हमेशा कम आ रहे हैं, तो इवेंचुअली आप खर्चा भी कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है पैसे कम आ रहे हैं तो खर्चा भी कम करना है. वैसे हमारी बॉडी भी है, चाहे वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस हो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. और एक स्टडी हुई थी, बिगेस्ट लूजर स्टडी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्टिन्यूस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन किया था, और इवन 6 साल बाद उन लोगों का मेटाबॉलिज्म सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन था, इवन 6 years आफ्टर दैट. तो देर इज अ डेंजर ऑफ कंटिन्यूस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जो ज़्यादातर डाइटिशियंस और पर्सनल ट्रेनर्स रेकमेंड करते हैं, कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आप उसके बाद वो डेफिसिट नहीं रह जाता, वही आपका नया मेंटेनेंस बन जाता है. हाँ. मगर अगर आप अपनी कैलोरीज को स्विंग अबाउट करते हो, कि एक दिन आप 1800 कैलोरीज ले रहे हो, अगले और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, अगले दिन आप 1200 कैलोरीज ले रहे हो, मगर आप कार्डियो कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, फैट बर्निंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उस स्लो डाउन को नहीं कर पाती. यू कीप योर बॉडी गेसिंग, एंड योर बॉडी डजंट गो इनटू स्टारवेशन मोड और क्रॉनिक रिस्ट्रिक्शन मोड. दूसरा एक आजकल बड़ा प्लान बॉम्बे में फेमस है कि एवरी 2 आवर एक स्मॉल मील लेना, मल्टीपल मील्स को लेना बजाय 3 मेजर मील की तुलना में. तो उसको उसको कितना सपोर्ट करते हैं आप? वो तो एक फैट टाइप का था 20-25 साल पहले. बॉडी बिल्डर्स के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल है, कि कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसको लूसिन थ्रेशोल्ड पार करना है, उसको एक प्रोटीन इंटेक मेंटेन करना है. और मान लीजिए किसी को बहुत हाई प्रोटीन इंटेक चाहिए क्योंकि वो बॉडी बिल्डर है, उसको मान लीजिए 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, और एक मील में आप 30-40 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो उसका एब्जॉर्प्शन फिर कम हो जाता है. कम हो जाता है. तो उसको मल्टीपल मील्स खाने पड़ेंगे अपना वो 150-200 ग्राम प्रोटीन इंटेक के लिए. बट आउटसाइड दैट उसकी ज़्यादा कोई इतनी वैल्यू नहीं है. जनरली स्पीकिंग यू विल एंड अप इन कैलोरिफिक एक्सेस. प्लस मैं एक फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी रेकमेंड करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ETRF, अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग. जिसका मतलब यह है कि आप जल्दी खाओ और देर से मत खाओ, क्योंकि उसमें ऑप्टिमल एनर्जी पार्टीशनिंग होती है. और हम जानते हैं कि फास्टिंग में और भी बहुत फायदे होते हैं. आपकी बॉडी में क्लीनअप होता है, आपकी चाहे ब्रेन में गट माइक्रोबायोम, हर तरफ एक क्लीनअप होता है जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो. अल्टीमेटली हमारे बॉडी के पास 2 मौके होते हैं सफाई करने के. एक होता है जब आप सो रहे होते हो, 7 to 9 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, एंड दूसरा होता है फास्टिंग. तो उसकी भी एक वैल्यू होती है. तो जनरली मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि आप सुबह एक अच्छा नाश्ता लो, नाश्ते को स्किप मत करो. बहुत लोग वो जो फास्टिंग करते हैं वो सुबह नाश्ते को स्किप करते हैं, दैट इज नॉट वेरी हेल्थी. आप अपने सर्केडियन हार्मोन्स के हिसाब से, अपने मेलाटोनिन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, इन सब हार्मोन्स के हिसाब से फास्टिंग करो. सुबह अच्छे से नाश्ता खाओ, जनरली उठने के लगभग 1 घंटे के बाद. और उसके बाद जब आपकी कैलोरी खत्म हो जाएंगी, विच इज़ जनरली आप एनीवेयर फ्रॉम 6 आवर्स टू 10 आवर्स का विंडो रख सकते हो, फीडिंग विंडो. और जब वो खत्म हो जाए तो खाना बंद कर दो. और सोने से 3-4 घंटे पहले अगर हम खाना बंद कर दें तो उसके बहुत और भी फायदे होते हैं. नींद भी अच्छी आती है, शुगर भी आपका स्टडी रहता है रात के टाइम. देयर इज इवन एविडेंस कि अगर आप सोने से 3-4 घंटे पहले अगर आप ना खाओ तो आपके रात के टाइम आपका हार्ट रेट भी स्लोअर रहता है. एंड देयर वाज वन स्टडी विच शोड कि देयर मे इवन बी सम डिमेंशिया बेनिफिट्स, नॉट बिकॉज देयर इज बेटर ऑटोफेजी एंड क्लियरेंस ऑफ ये टैंगल प्रोटीन्स, जिनको हम टाओ प्रोटीन्स, एमोलेट प्रोटीन जो होते हैं, जिससे अल्जाइमर्स डिमेंशिया वगैरह होता है ब्रेन में. हमारे बॉडी कैन क्लीन अप आवर बॉडी बेटर व्हेन वी गिव इट गुड स्लीप एंड यू गिव इट सम पीरियड ऑफ फास्टिंग लेट इन द डे एज वेल. तो ये सब बेनिफिट्स हैं. तो मैं आई एम नॉट अ सब्सक्राइबर फॉर ये हर 2 घंटे खाते रहो, अनलेस यू आर अ बॉडी बिल्डर, यू नीड टू अचीव वेरी हाई प्रोटीन इंटेक. एक चीज पे मुझे आप और काफी लोगों का क्वेरी ये भी रहता है कि कीटो डाइट जो है वो कितना काम करता है, किन लोगों को लेना चाहिए और कितना असरकारक है?
कीटो डाइट हिस्टोरिकली एपिलेप्सी के लिए यूटिलाइज की गई थी लगभग 100 साल पहले। अच्छा। तो दैट इज वन केस सिचुएशन जहाँ पे उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। एंड द प्राइमरी हाइपोथेसिस देयर इज शुगर इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन। बट अगर आप बहुत सिग्निफिकेंट शुगर रिस्ट्रिक्शन करते हो, मान लीजिए दिन में 50 ग्राम से भी कम आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो, देन यू स्विच ओवर टू प्राइमरीली फैट कीटोन for energy, or in some cases of epilepsy can benefit from switching from sugar burning to fat burning. उसके अलावा कोई अगर पोरली कंट्रोल डायबिटिक है मान लीजिए, और दैट पर्सन रियली नीड्स वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड वेरी लो ग्लाइसेमिक लोड टू जस्ट गेट ऑन टॉप ऑफ द डाइट, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक महीने 2 महीने के लिए कीटो डाइट का वहाँ पे भी फायदा हो सकता है। बिकॉज 50 ग्राम से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खा नहीं रहे हो, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड ऑफ डाइट विल बी वेरी वेरी लो। उसके बाहर आई डोंट सी दैट मच बेनिफिट ऑफ कीटो डाइट, बिकॉज कीटो डाइट इज प्राइमरीली हाई फैट डाइट। और फैट आप जानते हो, कार्बोहाइड्रेट और अपने प्रोटीन जो है 4 किलो जूल्स होता है, तो फैट 9 किलो जूल्स होता है एनर्जी। इट इज गॉट मोर देन डबल द एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और जब आप प्योर फैट खाते हो, जैसे कि कीटो वाले बटर ज़्यादा खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि देखो फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कैलोरीज मिनिमाइज करें और न्यूट्रिशन को मैक्सिमाइज करें। न्यूट्रिशन मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम प्रोटीन, मैक्सिमम फाइबर, मैक्सिमम मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। और घी में, बटर में ये सब चीज़ें बहुत कम है, मगर कैलोरी बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्गर टर्म में अगर आपका एम ये है कि मैं अपने न्यूट्रिशन को मैक्सिमाइज करूं, कैलोरीज को मिनिमाइज करूं, हाई फैट डाइट का इतना मुझे फायदा नहीं दिखता। मुझे अक्यूट डायबिटिक केयर और एपिलेप्सी, इन दो सिचुएशंस में कीटो का फायदा दिखता है मुझे। तो काफी सारे डाउट्स आपने क्लियर किए, क्योंकि देखो न्यूट्रिशन। जितेंद्र, मैं एक और बात कहूंगा, हाँ। जब हम कीटो पे वेट लूज करते हैं तो ज्यादातर जो शुरुआत में वेट लूज होता है दैट इज मोस्टली वाटर वेट। देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं तो फॉर ईच पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी गेट अबाउट 4 to 6 grams ऑफ वाटर विच ऑल्सो कम्स इन टू आवर बॉडी। अगर हम मान लीजिए अचानक से लो कार्ब पे हो जाओ, कीटो पे हो जाओ, तो आपका बहुत जल्दी वेट लूज होगा। जैसे हमारा टारगेट होता है ½ किलोग्राम पर वीक, आपका ऑलमोस्ट 2 किलोग्राम तो पहले वीक में 100% वेट लूज हो जाएगा। मगर 75% इज वाटर वेट, दैट इज नॉट फैट। फैट लॉस तभी होता है जब आप 3,500 कैलोरीज अपना रिस्ट्रिक्ट करोगे, तब जाके आपका उतना फैट लॉस होगा। और इसकी वजह से आई थिंक कीटो को बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाती है, या लो कार्ब को बहुत ज़्यादा माइलेज, क्योंकि वो इतना वाटर वेट लूज करते हैं कि उनको लगता है कि ये तो बहुत रैपिड वेट लॉस हो रहा है, बट एक्चुअली वो थोड़ा इल्यूजन है उसमें। वेलनेस सेंटर का भी प्लानिंग है, वेलनेस सेंटर भी यही काम कर रहा है इस समय। आपका कार्ब एकदम कम कर देगा, एकदम बिल्कुल आपको जूस पे इस पे रखेगा, लौकी का जूस इस पे, आपका वजन 7 दिन में 2 किलो कम करके भिजवा देगा। उसके बाद वो लगेगा आदमी को मैं लूज कराया, पर वो लूज नहीं होता एक्चुअली, वो वाटर ही लूज। और उसका उल्टा भी होता है जितेंद्र, उसका उल्टा भी होता है। फिर वो लोग कार्ब खाने से डर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जैसे वो थोड़ा कार्ब खा रहे हैं, उनका 4 गुना वजन बढ़ गया, क्योंकि एक पार्ट तो कैलोरी थी, 4 से 6 पार्ट तो वाटर था। तो फिर वो लॉन्ग टर्म में उसी फिलॉसफी, लो कार्ब और कीटो फिलॉसफी में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत डर बैठ जाता है। बट वो एक्चुअली जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो ज्यादातर वाटर वेट के हो रहे हैं, वो एक्चुअली इतने फैट लॉस के नहीं हो रहे फ्लक्चुएशन। बहुत टेक्निकल सा डिसीजन हो गया हमारा डिस्कशन हो गया ये। तो मैं एक चीज पूछूंगा कि आज के 5 साल के बाद डॉक्टर सपन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? देखो, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि फैमिली मेडिसिन मैं हूँ, मगर इवेंचुअली मुझे ऐसे करना है कि मैं दुनिया में कहीं पे भी घूम फिर सकूँ। मेरी फैमिली ज़्यादा यूएस में है, मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद फ्लोरिडा में एक विला लिया जाए बीच के साथ में, और वहाँ पे मैं वहाँ से अपना लैपटॉप पे आराम से अपना कोचिंग प्रोग्राम करूँ और फैमिली मेडिसिन धीरे धीरे करके वो, क्योंकि अपनी जब क्लिनिक होती है ना, आपका एक बंधन होता है कि आपकी लोकेशन है, आपके ये पेशेंट्स इस सर्कमफ्रेंस इतने किलोमीटर्स में आपके पेशेंट्स हैं, वो आपको देखने के लिए आते हैं। अभी जो हमारे ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं। बट अगर आप एक कोचिंग प्रोग्राम कर रहे हो, ऑनलाइन है, जूम पे है, दुनिया भर से कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, तो फिर आप काफ़ी फ्री हो जाते हो। आप दुनिया में फ्लोरिडा, मायामी कहीं भी घूम सकते हो। तो मेरा रिटायरमेंट प्लान थोड़ा बहुत उस तरह का है कि इंडिया भी आ सकते हो, तो मैं इंडिया में जैसे भोपाल आना हमको बड़ा पसंद है। अभी हम पिछले बार जब आए थे तो हम भोपाल आए थे, और
ज्योति की दीदी रहती हैं भोपाल में, और वहाँ पे लेक के साथ में उनका घर है। तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लाइक मतलब फ्लोरिडा से कम नहीं है अपना भोपाल भी। तो ये अपना है कि सर्दियों के मौसम में जैसे भोपाल आया जाए, और गर्मियों के मौसम में कहीं फ्लोरिडा या ऐसी अच्छी जगह कैलिफोर्निया वगैरह। तो ये थोड़ा ऐसे मेरा रिटायरमेंट प्लान तो यही है, शायद 6 साल नहीं तो मैं 10 साल बोलूंगा शायद, कि 10 साल में एक क्लिनिक की बंदिश ना हो, आप फ्री रहो कि आप एक कोचिंग प्रोग्राम ऑनलाइन रन कर रहे हो, तो उससे आप दुनिया में कहीं से भी घूमते फिरते कर सकते चलिए हो। फिर हम लोग, हमें और आप कभी बात करेंगे आगे, तो हम लोग मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी साथ जुड़ता हूँ आपके, क्योंकि आपने जैसी लाइफ बताई वो तो मुझे भी जीना है। तो अच्छा लगा बात करके, बहुत दिनों के बाद हमारे बीच इतना लंबा डिस्कशन हुआ। वो स्पेशली हम लोग मिलते हैं तो बात तो करते हैं, लेकिन ये टेक्निकल चीजें, करियर एस्पेक्ट को जानना, ये जो है वो मेरे लिए काफी इंसाइटफुल रहा है पूरा आपका जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया आज। सपन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? नहीं नहीं, बस गीतेंद्र, आप भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। इनफैक्ट हम तो, मैं ज्योति, हम दोनों बहुत ही वी लुक अप टू यू गीतेंद्र, कि यार तुम तो एक मिसाल हो हम सब के लिए कि कितना अच्छा काम करते हो और कितना पैशन है तुम्हारे अंदर अपने काम को लेकर। मैं ज़रूर बोलूँगा कि गीतेंद्र जैसे जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मेडिसिन नहीं किया है, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप किया है, जिन्होंने बिजनेस खड़े किए हैं, ये सोच रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो गीतेंद्र के लेवल पे कहीं भी नहीं हूँ, मगर मैं भी कोशिश तो यही कर रहा हूँ। कोशिश तो थोड़ी यही है कि हम जो अपना एक रोजमर्रा का जो पेशेंट के साथ हमें इंटरेक्शन होता है, हम वी लव दैट इंटरेक्शन। बट गीतेंद्र, मेरे लिए एक चीज रही है कि आई वॉन्ट द इम्पैक्ट टू बी स्प्रेड एज फार एंड वाइड एज पॉसिबल। तो मेरे अंदर हमेशा एक वो चीज रही है। इसका कारण शायद एक ये भी था कि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं थे, कोई भी नहीं है डॉक्टर मेरी फैमिली में। ज्यादातर सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे। मेरे ताऊ जी आईएएस थे, और मेरे पापा आईएफएस थे। तो वो क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे, तो हम इसलिए एक तो फैमिली मेडिसिन भी इसलिए गए क्योंकि दैट इज द मोस्ट यूजफुल ब्रांच। मतलब आप किसी को भी हेल्प कर सकते हो, किसी को भी एडवाइस कर सकते हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो नॉर्मल हो, आप हर किसी को एडवाइस कर सकते हो। पर उससे अब सेटिस्फैक्शन अब थोड़ा कम होता है कि 4,000 पेशेंट्स हैं, बस 4,000 पेशेंट्स तक ही अपनी बात पहुंच रही है। इसलिए सोशल मीडिया किया ताकि और ज़्यादा लोग देख सकें। वो इसलिए कोचिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं ताकि एक जूम क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें इन चीज़ों का। बट मैं यही बोलूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे गीतेंद्र के तुम्हारा एटीट्यूड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपसे वो बायोलॉजी तो सीखें, बाकी चीज़ें भी सीखें, बट एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट भी सीखें आपसे, क्योंकि उससे एक बहुत सेटिस्फैक्शन भी होता है। और अपने आप जो देखो, हम सब डॉक्टर्स जो है, हम सब लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वी कम इनटू दिस फील्ड बिकॉज वी वांट टू हेल्प पीपल। बट जब आप कि जैसे ऐसे सोशल मीडिया पे या अपने बिजनेस के थ्रू आप और ज़्यादा लोगों को, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ लोगों को आप रीच कर सकते हो, एंड दैट इज इवन मोर सेटिस्फाइंग। सो आई वुड से keep up the biology, keep up the education, keep up the training, but also develop that entrepreneurial mindset and try to spread the good as far and wide as possible. थैंक यू सो मच सपना, इतनी सारी बातें कहने के लिए। चलिए फिर कभी मुलाकात दोबारा करते हैं, कभी जो है एक आध सेशन टेक्निकल और भी आपके साथ करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि अगली बार ज्योति भी साथ में शामिल हो तो कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सपन, थैंक यू। Absolutely, Kritan. Thank you very much.